हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई यूनिट 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या इसको हम मैकेनिक्स की शुरुआत भी कह सकते हैं। जब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको बताया गया था कि भाई मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है, और उस मोशन में उसके जो कॉजेज़ होते हैं, उसके पीछे जो रीज़न होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करती है। सेकेंड यूनिट, पिछली यूनिट में काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट हमने स्टडी किया, जिसमें ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन, मोशन का कंसेप्ट हमने स्टडी किया, और उसमें फिर हमने कुछ बेसिक टर्म्स जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस किए। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन का कंसेप्ट हमने वहाँ पर डिस्कस किया। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट वहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से इस चैप्टर से या इस यूनिट से लगा लीजिए हम किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं भाई, मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स जो है वो उस कोज को बताती है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट्स की मोशन के लिए। तो इट टेल्स अबाउट कोज ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में आता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। अब मान लीजिए कोई बॉल है, ग्राउंड सरफेस पर रखी हुई है, और वो रेस्ट पोजीशन में है। जब तक आप उसको क्या नहीं करेंगे भाई, पुश नहीं करेंगे, तब तक वो जो है बॉल किस में रहेगी, रेस्ट पोजीशन में रहेगी। जैसे ही आपने उस बॉल पर किक मारी या उसको हैंड से होल्ड करके आपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो वही बॉल जो अभी तक किस पोजीशन में थी, रेस्ट पोजीशन में थी, वो किस में आ जाती है भाई, मोशन में आ जाती है। तो वो कब आई मोशन में, जब वहाँ पर हमने उसको पुश या पुल, जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये कंसेप्ट डील किया जाता है, तब वो किस में आता है भाई, मोशन में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फोर्स का कंसेप्ट। फोर्स का कंसेप्ट क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोर्स ही हमारे पास क्या होता है, उसकी मोशन के पीछे जो कोज होता है, वो कौन से फिज़िकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है फोर्स। तो फोर्स इज़ तो सबसे पहले इस फोर्स को डिफाइन करेंगे। फोर्स इज़ दैट पुल और पुश। फोर्स इज़ दैट पुल और पुश which either changes or tends to change the position of object। फोर्स वो पुल या पुश है जो कि या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आइदर फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, उसको मोशन में लाना हो, या मोशन से उसको रेस्ट में लाना हो, तो भी कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भाई, फोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई फोर्स का बेसिक कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पर किसकी,
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे किस चीज़ का कंसेप्ट, इनर्शिया का कंसेप्ट। इनर्शिया का कंसेप्ट, तो इनर्शिया क्या कंसेप्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में रहे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जिस भी अपनी नेचुरल पोजीशन में है उसको जल्दी से छोड़ने की कोशिश ना करे जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो ये जो उसकी टेंडेंसी है कि अपनी नेचुरल पोजीशन को ना छोड़ने की, ये क्या बोला जाता है भाई, कौन सा कंसेप्ट बोला जाता है, इनर्शिया। तो अब इनर्शिया की इस डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है भाई। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या कहता है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वही जो कंसेप्ट हमने अभी इनर्शिया का बताया है। मीन्स इफ़ ए बॉडी इज इन रेस्ट, इफ़ ए बॉडी इज इन रेस्ट, it will remain in rest, it will remain in rest until or unless an external force is not applied on it। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, अगर कोई वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। मीन्स इनर्शिया ये कंसेप्ट को यहाँ पर डील किया गया है। अनटिल और अनलेस, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते हैं। अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ नॉट अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर देते तब तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इसी तरह से मोशन के केस में, या दूसरा इसका हम बता सकते हैं, इफ़ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन। और मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे यहाँ पर। इफ़ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until or unless an external force is not applied on it, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो किस में रहती है भाई, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको आप रेस्ट पोजीशन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंसेप्ट था भाई हमारे पास, कौन सा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट। इसके बाद भाई हम बात करते हैं इनर्शिया की टाइप की। तो इनर्शिया जो है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने टाइप का होता है भाई। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कंसेप्ट को।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट में ही रहे जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट unless any external force is not applied on it। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वो किस में रहे भाई, रेस्ट पोजीशन में रहे, तो वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं कि भाई वी फॉल बैकवर्ड इन ए बस व्हेन बस स्टार्ट्स सडनली। जब बस एकदम से स्टार्ट होती है तो हम किस डायरेक्शन में फॉल करते हैं भाई, बैकवर्ड साइड में फॉल करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होगा, इनिशियली बस और हम किस पोजीशन में थे, रेस्ट पोजीशन में थे। अब जैसे ही ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, उसको रेस्ट से मोशन में लाया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है जो कि डायरेक्ट टच है किसके, फ्लोर ऑफ द बस के, तो वो तो डायरेक्ट टच होने के कारण जैसे ही बस मोशन में आई तो वो पार्ट तो बस के साथ एकदम से मोशन में आ जाता है। लेकिन हमारा जो अपर बॉडी पार्ट है वो उसकी इफ़ेक्ट के कारण एकदम से मोशन में नहीं आ पाता। उसकी टेंडेंसी अब भी किस पोजीशन में रहने की है, रेस्ट पोजीशन में रहने की, और इसी के कारण हमें पीछे की तरफ झटका लगता है और हम पीछे की तरफ फॉल करते हैं। इसी से रिलेटेड दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो कोई हॉर्स राइडर है, वो जब हॉर्स को चलाता है तो उस सिचुएशन में भी, जब फर्स्ट टाइम वो चलाता है तो उस सिचुएशन में भी वो क्या होता है, उसको पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट तो हॉर्स के साथ मोशन में आ गया, लेकिन अपर बॉडी पार्ट अब भी किस में रहने की कोशिश करता है, रेस्ट पोजीशन में रहने की कोशिश करता है। ए हॉर्स राइडर falls backward when horse tries to move suddenly। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो थर्ड क्या होगा, अगर हम एक कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो उसके डस्ट पार्टिकल जो हैं वो उससे डिटैच हो जाते हैं, उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न भी किसका रहेगा भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यहाँ पर कंसेप्ट रहेगा। तो भाई डस्ट particles separate out of carpet when we beat it with a stick। तो इन सभी एग्जाम्पल्स का कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये सारे जो है फिनोमेना यहाँ पर एडजस्ट होते हैं। इसके बाद भाई सेकंड हम
यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का कंसेप्ट। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या कंसेप्ट रहेगा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, if an object is in motion, it will remain in motion unless an external force is not applied on it। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट कैसे लिया जाएगा भाई? इसमें फिर वही, अगर हम बस वाले एग्जाम्पल उठाते हैं तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं। वी फॉल in forward direction। in a bus when bus stops suddenly। जब बस एकदम से रुकती है तो हम किस डायरेक्शन में फॉल करते हैं भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके पीछे रीज़न क्या होगा? क्योंकि इनिशियल केस में बस मूव कर रही थी और हमारी सारी बॉडी उसके साथ मूव कर रही थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए तो लोअर बॉडी पार्ट बस के फ्लोर की डायरेक्ट टच में होने के कारण वो तो एकदम से किस में आ गया भाई? रेस्ट पोजीशन में आ गया। लेकिन हमारा जो अपर बॉडी पार्ट था वो मोशन में होने के कारण और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो अब भी उसकी टेंडेंसी किस में रहने की है? मोशन में रहने की है। इसीलिए हम फॉल कर जाते हैं किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब बस सडनली स्टॉप होती है। यही केस फिर हॉर्स राइडर पर रहेगा। ये हॉर्स राइडर फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की तरफ फॉल कर जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हेन हॉर्स सडनली स्टॉप्स, एकदम से जब वो रुकता है तो उस सिचुएशन में वो किस साइड में? आगे की तरफ जो है वो वहाँ पर रहता है। इसी तरह से भाई इसमें फिर हम कौन सा एग्ज़ाम्पल लेकर चलेंगे? एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है? अगर कोई लॉन्ग जंप कर रहा है तो वो एक अपने ट्रैक पर काफ़ी लंबा रनअप लेते हुए फिर जो वह है जंप करता है, वो नज़दीक से जंप नहीं करता। उसके पीछे रीज़न क्या होगा? कि वो जो वहाँ पर मार्क लगा रखा है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी बॉडी को इतनी मोशन में ले आए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जंप मार सकें। तो उसके पीछे भी रीज़न किस चीज़ का होगा भाई? इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो ये लॉन्ग जंप एथलीट takes a long run up due to inertia of motion। तीसरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई कौन सा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या कंसेप्ट रहेगा भाई कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें जब तक कि कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, मींस वहाँ पर डायरेक्शन में हमारा चेंज ना आए। तो वो कौन सी हो जाएगा भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का केस। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कंसेप्ट। आप बस में बैठे हैं और बस ने एकदम से टर्न लिया तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आप फॉल होने की वहाँ पर कोशिश होती है। तो वो किसके, उसके पीछे रीज़न क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप फॉल करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में तो किसके कंसेप्ट के, कौन सा रीजन होता है वहाँ पर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि आपकी टेंडेंसी किस साइड में, स्ट्रेट लाइन में मूव करने की, लेकिन बस टर्न हो गई। अब बस टर्न हो गई तो आपकी टेंडेंसी अभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करने की और बस ने आपको फिर टर्न दे दिया तो उसके कारण जो फॉल होती हैं आपके एक साइड में, वो कौन सा कंसेप्ट होता है भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कंसेप्ट। तो ये हो जाएगा वी फॉल ऑन वन साइड इन ए बस when bus takes a sharp turn। तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कंसेप्ट रहेगा। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं कि भाई बस की छत पर अगर लगेज रखा है तो उसको रोप से टाइड कर दिया जाता है ताकि वो फॉल ऑफ ना हो। तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा भाई कि भाई बस जैसे ही टर्न लेगी तो वो जो लगेज है वो एक साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है फॉल होने की कोशिश होगी। अगर उसको आपने रोप से बांध रखा है तो वो वहाँ पर नहीं गिरेगा। तो भाई इसमें दूसरा आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि लगेज इज टाइड with rope on roof of bus due to inertia of direction। ठीक है भाई, इसी तरह से आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का केस और क्या बता सकते हैं, कोई स्टोन जो है उसको आपने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है और उसको आप सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं। अब जैसे ही वो आपका वहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही आपने अपने हैंड से उस स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो वो स्टोन जो है उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फॉल कर जाता है। उसके पीछे भी रीज़न कौन सा हो रहेगा भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का वहाँ पर रीज़न रहेगा। क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी कौन से पाथ पर मूव करने की थी, सर्कुलर पाथ पर मूव करने की, लेकिन जैसे ही आपने वो रिलीज़ कर दिया तो अब वो उस सर्कुलर पाथ के अलोंग द टेंजेंट मीन्स स्ट्रेट लाइन पाथ पर फॉल हो जाता है। तो ये सारा डिस्कशन था भाई हमारा किस पर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। इसके बाद भाई हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अगला कंसेप्ट किस चीज़ का, लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का क्या कंसेप्ट है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास होता है और जब वो मूव करता है वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की और उसकी वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है वो एक सर्टेन फिज़िकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करवाई जाती है और वो जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ए लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इसको हम P से रिप्रेजेंट करवाते हैं और ये प्रोडक्ट होती है भाई दो चीज़ों की, मास इनटू वेलोसिटी। अब आप जानते हैं मास तो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब इसके बेस पर आप इसकी यूनिट यहाँ पर बता सकते हैं। मोमेंटम की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या CGS सिस्टम में आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा भाई, मास की डायमेंशन m होती है, वेलोसिटी की LT-1 होती है। तो मोमेंटम की डायमेंशन हमारी क्या आ जाएगी भाई, MLT-1। अब देखिए कुछ ग्राफ्स का यहाँ पर डिस्कशन हम करते हैं। इस फार्मूले को लेकर चलेंगे आप, और इसमें अलग अलग कंडीशन के बेस पर हम यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे बेस्ड ऑन द ग्राफ। किस तरह से यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी भाई। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स की अगर मासेस इक्वल हैं और उनके किसके बीच में, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करवाया जाए। इफ़ m इज़ कांस्टेंट, अगर मास की वैल्यू वहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो वहाँ पर p और v के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा, p और v के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा आएगा भाई, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि m यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। m कांस्टेंट होगा तो p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। और आप जानते हैं 2 चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रही हों तो उनके बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इसी तरह से भाई सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या बन सकता है, इफ़ v इज़ कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है भाई, तो वेलोसिटी कांस्टेंट दे दी तो अब p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ हमारे पास आ जाएगा भाई, अगर m ये ले रहे हैं, यहाँ पे p ले रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, v इज़ कांस्टेंट। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या बनेगा भाई, अगर मोमेंटम ही कांस्टेंट हो, इफ़ p इज़ कांस्टेंट, फिर अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए किसके बीच में, मास और वेलोसिटी के बीच में, तो वो ग्राफ किस टाइप का आएगा भाई, m और v के बीच में, अगर p कांस्टेंट है। अब की बार वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा भाई, अब की बार ये इस टाइप का कर्व हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा जब p की वैल्यू वहाँ पर क्या है भाई, कांस्टेंट ली जा रही है। तो ये कंसेप्ट था अभी हमारे पास लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट। अब इसी लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट से ही रिलेटेड है कौन सा कंसेप्ट, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to external force applied on body। क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। लीनियर मोमेंटम अभी डिस्कस करके आए हैं, उसका टाइम के साथ जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया गया है। और यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए। जैसे पिछला
फर्स्ट लॉ हमें बताता है व्हाट इज़ द कोज ऑफ मोशन, जो कि फोर्स होता है, उसके बारे में कंसेप्ट बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने। और सेकंड लॉ उसी फोर्स की मैग्नीट्यूड का रिजल्ट निकालता है, वो किस तरह से निकालते हैं वो अभी कंसेप्ट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ से देखिए भाई, एफ़ की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी किसके, dp बाई dt के। यहाँ पर dp बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर इस को आप एक्सपेंड करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, k इंटू डी पी बाई डी टी। अब यहाँ पर देखिए भाई, अगर k की वैल्यू 1 है तो f देखिए हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी डी पी बाई डी टी। लेकिन p तो अभी अभी पढ़ा था, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये p की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो f यहाँ से d बाई डी टी ऑफ m भी आ जाएगा। अब m किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, तो इस m को बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा भाई, डी वी बाई डी टी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये आपने सेकंड यूनिट में आया था कंसेप्ट, ये तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो f की मैग्नीट्यूड का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, f इज इक्वल टू ma। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको दे रखा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है ये वैल्यू पता है, तो उस पर कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये रिज़ल्ट हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इजीली निकाल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं, तो आप क्रिकेट के मैच में देखते हैं कि भाई जब कोई प्लेयर कोई बॉल को कैच करता है, तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि अगर वो अपने हैंड्स को नीचे की डायरेक्शन में ले जाकर अगर कैच करता है तो उसको चोट लगने की संभावना कम रहती है, जबकि अगर उसी बॉल को डायरेक्ट कैच करने की कोशिश करता है तो उसको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके पीछे रीज़न क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर जब वो क्या करेगा, डायरेक्ट कैच करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पर मोमेंटम में जो चेंज होगा वो बड़ा फास्टली रेट से चेंज होगा। और अभी अभी बताया था f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। जिस फास्टली रेट से मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही तेज़ एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा, इसीलिए उसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जबकि अगर अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में जब वो ले जाएगा, तो वहाँ पर उसका जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसका रेट क्या हो जाएगा, वो कम रेट से वहाँ पर उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। इसीलिए फोर्स की मैग्नीट्यूड वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, और एक्सटर्नल फोर्स की मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उसको चोट वहाँ पर कम लगेगी। तो ये सारा कंसेप्ट था भाई हमारा, किस चीज़ का, न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया।